तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो है क्लास जो आपकी बीएससी के थर्ड सेमेस्टर का इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसका आज की जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। के इक्विलिब्रियम ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। वो कि ये थी कि जब भी हमने क्लास इससे पहले जब पिछले सेमेस्टर में हमने रेट लॉ पढ़ा था कि जो रेट होता है वो किसी भी कांस्टेंट मतलब किसी भी कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता था तो ये कांस्टेंट आता था के। इसी कांस्टेंट को हम कहते थे रेट कांस्टेंट। लेकिन ये जो रेट कांस्टेंट आता था ये आता था हमारे किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर हम यही रेट कांस्टेंट निकालें किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए तो उसी कांस्टेंट का नाम हो जाएगा के इक्विलिब्रियम, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो हो जाता है के इक्विलिब्रियम, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन सबसे पहले। तो हमें कोई भी जनरल इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले लेते हैं कि ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम में सी सी प्लस डी डी के साथ। ये एक जनरल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम का निशान ये रहा, तो ये जनरल जो है इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी। तो अगर मैं इसके लिए रेट कांस्टेंट देखो, इसमें दो तरीके की रिएक्शन हो रही है, एक हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन। एक में क्या हो रहा है ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं, एक में क्या हो रहा है सी प्लस डी मिलकर ए प्लस बी बना रहे हैं। तो दो रिएक्शन तो दो अलग अलग रेट आएंगे। तो चलिए निकालते हैं रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक बार रेट निकालते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हैं, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट रेट क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू देयर पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये होता था रेट कांस्टेंट। लॉज ऑफ मास एक्शन नहीं हुआ है, लोमा की बेस में हम कहते हैं। अभी हम रेट कांस्टेंट में नहीं आए हैं, हमें पता है कि लोमा ए और बी गलत होता है लेकिन ये इक्विलिब्रियम के लिए सही रहता है, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता था RF, तो यहाँ पे आता था रेट कांस्टेंट के। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो इसे मैं KF कह देता हूँ, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये आ चुका है इक्वेशन नंबर, इसे मैंने बोल दिया 1। ये आ चुका है रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब बैकवर्ड में तो रिएक्शन आ रही है तो उसके लिए निकालते हैं। तो रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट निकालूं तो अब बैकवर्ड में क्या हो रहा है, सी प्लस डी मिलके ए प्लस बी बना रहे हैं क्योंकि रिएक्शन ऐसे जा रही है। तो अब मेरे पास रिएक्टेंट कौन हो गए, ये हो गए। तो जो रिएक्टेंट जो बैकवर्ड रिएक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, और इस बार मेरी रिएक्टेंट है सी और डी। तो सी हो जाएंगे सी और डी टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे मैंने के बी बोल दिया क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है, जिसे बोल दिया के ई ऑफ सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों रेट आ चुके हैं मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और साथ ही साथ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी मेरा रेट आ चुका है, ठीक है। अब मुझे के इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जरूर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है, तो इसको लिख देते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि है के फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ये बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो कि हो जाएगा के टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पढ़ी है ना लास्ट क्लास में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, और रेट हमें दे रही थी हमने इक्वल कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, रेट कांस्टेंट को एक तरफ लाता हूँ, कंसंट्रेशन को एक तरफ लाता हूँ, बस सेम चीज़ है। तो रेट कांस्टेंट के बी इधर आएगा तो हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, और ये जाएगा इधर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, तो पहले से था अपॉन में ये चले जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। और जो ये होता है रेशियो होता है किसका, फॉरवर्ड रेट का और बैकवर्ड रेट का, इसी को हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम। द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज नोन एज क्या कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ये है क्या, तो अगर मैं इसे जनरल लिखूं तो के इक्विलिब्रियम होता है
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जनरल रिएक्शन तो ऐसे ऐसे है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जनरल फॉर्मूला हो गया किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का। तो ये था डेरिवेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का। होता क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगर डायरेक्टली बोलते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है द रेशियो ऑफ क्या, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। निकाला कैसे, मैंने एक जनरल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन बोली ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, जिसमें अभी मैंने कहा कि दो टाइप की रिएक्शन हो रही है, एक हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैंने फॉरवर्ड के लिए निकाला तो कितना आ गया, आर एफ इतना इतना। हमें बताया रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता रिएक्टेंट की पावर या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मैंने कंसीडर ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिया, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो क्या आ गया, रेट कांस्टेंट। तो अब ध्यान दो, ये तो आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब एक और रिएक्शन हो रही है जबकि बैकवर्ड आ रही है, तो बैकवर्ड निकाला, तो अब बैकवर्ड के लिए भी रिएक्टेंट ये है क्योंकि सी और डी को मिलकर ए और बी बन रहे हैं, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली टू रिएक्टेंट की पावर या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो सीसी की पावर या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो नंबर इनके आगे लिखे गए हैं, क्योंकि ऐसा रिएक्शन होगा नहीं, ऐसा होगा N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो ये NH3 के सामने 2 लिख रखा है, H2 के सामने 3 लिख रखा है, ये तो होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इन्हीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ये पावर मिल गया। ये आ गया रेट बैकवर्ड रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन देते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो जब मैंने इन्हें बराबर किया तो इक्वेशन 1 और 2 से ये बराबर हो गए। अब मैंने कहा कि मैं रेट कांस्टेंट को एक तरफ लाता हूँ, कंसंट्रेशन को एक तरफ, तो के एफ अपॉन के भी आ गया, कंसंट्रेशन ऐसे चल गई। यही रेशियो किसका, के एफ अपॉन के वी का ही होता है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के क्यू आ गया सी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। और जनरल लिखे तो के क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बहुत तो यही क्या होता है, रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अभी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बहुत सारी बात करते हैं, इसमें हमें बहुत सारी बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी 3 कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं 3 कंडीशन लेता हूँ, चल 2 कंडीशन लेते हैं, क्या करते हैं, चल तीसरी भी ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा आ रही है। दूसरी कंडीशन में लूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आ रही है, और तीसरी कंडीशन लूंगा कि 1 के ही बराबर आ रही है, ठीक है। वैसे इसमें मैं जनरली अभी बात बाद में भी कर सकता हूँ, बट लिख लेते हैं, पर जनरली अभी समझ लेते हैं कितना जो आ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से ज्यादा है, 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो क्या होगा लिखना। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज्यादा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, 2 चीजें समझ सकते हो तुम, या तो समझ सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या समझ सकते हो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। ध्यान दो, अगर के क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, 1 से ज्यादा कब आती है, जब ऊपर वाला बड़ा होता है ना। 3/2 की वैल्यू तो 1 से ज्यादा आएगी, कितनी आएगी 1.5। 2/3 की वैल्यू थोड़ी 1 से ज्यादा आ सकती है, कितनी आएगी 0.6। 1 से छोटी आ रही है, कब 1 से छोटी आ रही है, जब नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा है। और 1 से बड़ी कब आ रही है, जब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, के की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। मैंने बोला था ना कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होता है तो ये मतलब नहीं है कि जो हमारा कंसंट्रेशन भी इक्वल हो जाए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, रेट इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। अब सवाल आता है तुमसे, पूछता है कि कौन सी क्या पता इस रिएक्शन में, ये मान लेते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है। इक्विलिब्रियम तो अटेन हो चुका है, बट रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है, ये डिपेंड करेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। अगर मान लो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम हो, तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी। अगर किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आ सकती है, इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, ग्रेटर देन। अब ऐसा समझो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है, जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम आती है, लेस देन 1 आती है, लेस देन 1 कम आती है जब नीचे वाला ज्यादा होता है। इस रिएक्शन जब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो रिएक्टेंट ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। ये कम बने, मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन शुरू हुई, मान लेते हैं 100% रिएक्टेंट थे, 0% प्रोडक्ट थे, फिर कुछ घट के 80% रिएक्टेंट बचे, 20% प्रोडक्ट हो गए, फिर मान लें 70% रिएक्टेंट बचे, 30%, और उसी वक्त इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, मतलब अब आगे रिएक्शन बढ़ नहीं रही है। तो अब तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा आ रही है,
रिएक्टेंट भी ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए के की वैल्यू कैसे आएगी, लेस देन 1 आएगी। अगर के इक्वल हो गया मतलब ये तो एक सेम होगा, उस टाइम पे मान लेते हैं हमारा इक्विलिब्रियम जो होता है एक टाइप का, उस कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होते हैं। ये चांस होता है, ऐसा हर बार नहीं होता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होते हैं, ये चांस होता है। इक्विलिब्रियम में रेट बराबर होती है, आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड होती है। कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू ये डायरेक्टली नहीं हो सकती, तुम इसको डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते, ये लगा इसलिए तुम्हें ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया पूरी कहानी किसकी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब ध्यान से सुनना, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से दिखाया जा सकता है। किस तरीके से, दो तरीके से। अब इसको समझना है, तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसकी बात करनी है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर बार सवाल हमेशा ही पूछते हैं, जिसका डेरिवेशन मतलब हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल समझने सबसे पहले हेडिंग बाद में लिखूंगा, मैं जरा समझा रहा हूँ। मान लो मेरी रिएक्शन ये थी, ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम में एक्स एक्स प्लस वाई वाई, मैंने सी सी डी टी क्यों नहीं लिखा है भी बताऊँगा। ए से क्या हो रहा है, एक्स, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम ये जो ये ए बी बी सी डी 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 ये सॉलिड है ना, ये तुम्हारे जैसे आता है लिक्विड है। तो क्या होगा, जब मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगी, वो आएगी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स और टू वाई टू द पावर वाई अपॉन रिएक्टेंट ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो एक बात, बेसिक बात तो बताया ना, अगर मैं कोई नाम लिखा, मान लो NH3 लिखा है और NH3 का अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। ध्यान देना, क्या होता है इसका मतलब, कंसंट्रेशन होता है, मतलब मैं NH3 की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब मैं बताया इक्विलिब्रियम चल रहा है तो हम के इक्विलिब्रियम बार बार नहीं लिखते, मैं डायरेक्टली इसको के भी अगर मैं लिख रहा हूँ और अगर ऐसे दिखा रहा हूँ तो सबको बताइए कि के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन इसमें थी इक्विलिब्रियम की। और मैंने यहाँ पे बात किया कंसंट्रेशन की, किसकी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ वाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो मैं इसको बोलूँगा के सी। क्या बोलूँगा, के सी। के सी क्या होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सी मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू किस में दे रखी है, इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन में दे रखी है, जो कि यहाँ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब मान लो ये ए बी सी डी एक्स वाई ये सॉलिड लिक्विड ना होते हुए गैस है, सॉलिड लिक्विड ना होते हुए गैस है, मतलब यहाँ लो हाइड्रोजन है, N2 है, H2 है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये सॉलिड और लिक्विड नहीं है, ये क्या है, गैस है। अब गैस में तो कंसंट्रेशन होती है, गैस की तो कंसंट्रेशन नहीं होती है, ऐसा गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती है। अब अगर हमें गैसियस सिस्टम है तो हम किसी गैस की कंसंट्रेशन में देख नहीं सकते, हम किसी गैस का अगर देखते हैं तो उस टाइम पर हम देखते हैं उसका प्रेशर, क्या देखते हैं, प्रेशर। तो अब अगर मान लो रिएक्शन गैसियस कंडीशन होती, ये तो था कि जब सॉलिड होती या लिक्विड होती, अब अगर ये सेम रिएक्शन गैस में होती, किसमें होती, गैस में, तो क्या होता, तो अब मैं देखता हूँ ये एक्स वाई ए बी सारे गैस होते, जब गैस होते मैं कहता प्रेशर ऑफ एक्स का प्रेशर टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू प्रेशर ऑफ वाई टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो बेसिक के इक्विलिब्रियम तो ये होता है रिएक्टेंट अपॉन सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई रिएक्टेंट में ए और बी है, तो प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और प्रेशर ऑफ बी टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब ये भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करी है, बट इन द टर्म ऑफ प्रेशर है क्योंकि गैस थे, तो इसको बोला जाता है के पी बोला जाता है। क्या बोलता है, के पी। के रिप्रेजेंट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी रिप्रेजेंट फॉर कि इस रिएक्शन में प्रेशर की बात है। सिंपल बात, सिंपल। अब सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या रिलेशन रहता है केपी और केसी में, केपी और केसी में कोई रिलेशन होता है, ये निकालना आता है। तो ये अब जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब मैंने तुम्हें बेसिकली केपी और केसी होते क्या है ये तो समझा दिया। केपी क्या होता है, जब किसी भी रिएक्शन में हमारे गैसियस मोल आते हैं, क्या से मोल आते हैं, गैसियस मोल, तो वहां पे कंसंट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहां हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर टर्म का। किसका टर्म का, प्रेशर टर्म का। लेकिन अगर हमारे केस में सॉलिड या लिक्विड है तो उस टाइम पे हम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम कंसंट्रेशन के टर्म पे जब के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको हम कहते हैं केसी। अब तुमसे सवाल ये पूछा गया है कि क्या इस केपी और केसी में कोई रिलेशन है या नहीं है, तो यही चीज डिराइव करनी है, ठीक है। इसी चीज को तुम्हें डिराइव करना है और बताना है कि क्या रिलेशन है केपी और केसी में। एक्चुअल में रिलेशन यहाँ आता है, केपी इक्वल टू केसी इंटू
आर टी की पावर डेल्टा एन आता है, ये है वो रिलेशन। ये तो मुझे डिराइव करना पड़ता है क्या, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, ये रिलेशन को डिराइव करना होता है। तो के पी क्या है, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस टर्म पे, प्रेशर के टर्म पे, के सी क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके टर्म पे, कंसंट्रेशन की टर्म पे। यही चीज को तुम्हें डिराइव करना, और हर बार पूछा है 3 नंबर या 6 नंबर पे, हर बार पेपर में तुम्हें दिख जाएगा रिलेशनशिप की, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, या डिराइव केपी इक्वल टू केसी इक्वल टू आरटी की पावर डेल्टा एन। तो इसको डिराइव करना आना चाहिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, अब समझो, तो इसको डिराइव करते हैं। तो देखते हैं, लेट अस टेक अ जनरल रिएक्शन, लेट अस टेक अ जनरल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की रिएक्शन ये है, ए प्लस बी बी इन इक्विलिब्रियम विथ एक्स एक्स प्लस वाई, ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। ठीक है, ओके, तो इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि ये सॉलिड और लिक्विड में है, मानता गया अगर ये सॉलिड और लिक्विड में है तो इसकी इक्विलिब्रियम हो जाएगा केसी होगा। ऑब्वियसली जब सॉलिड और लिक्विड में होता है तो केसी उन्हें रिप्रेजेंट करता है, तो केसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ वन एक्स की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वाई की पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन ए की पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और बी की पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मेरे को उतना पसंद नहीं है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करता हूँ। क्या ये क्या, ये कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी। जैसे भी देखो ना, मैंने क्या किया, प्रेशर को पी दिखाया और किसका प्रेशर है उसके नीचे पी लिखा था, याद है तुम्हें। तो अब मैं इसी तरीके से इसको दिखाऊंगा, मैं कंसंट्रेशन को सी दिखाऊंगा और जिसका कंसंट्रेशन है उसको लिखूंगा ए। तो सी ए किसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो इसकी पावर हो जाएगा। सिंपल बात है, क्योंकि मैं एक जैसा रखना रहा ना, तो मैं प्रेशर को जब ऐसे दिखाता तो कंसंट्रेशन को भी ऐसे दिखाता। तो मैं दिखाऊंगा सी ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ स्मॉल एक्स, ऐसे सी ऑफ वाई टू द पावर ऑफ स्मॉल वाई अपॉन सी ऑफ ए टू द पावर ऑफ स्मॉल ए और सी ऑफ बी टू द पावर ऑफ स्मॉल बी। ये कारण था मैंने इसे सी और डी में दिखाया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं ऐसे सी टू द पावर ऑफ सी, तो सी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरा क्या है, ये मेरा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कब, इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म पे, किसके टर्म पे, कंसंट्रेशन के टर्म पे। तो आप ये दिखा सकते हो, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, सी बी इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, सी वाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाई। अब मैं मानता हूं कि ये क्या है, एबीसीडी गैस स्टेट है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कहाँ होंगे, गैसियस स्टेट में, देन equilibrium constant is represented as कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, के पी के टर्म पे। हमें बताया ना, जब प्रेशर आ जाते हैं, जब गैसेस स्टेट आ जाती है तो वहां पे प्रेशर के टर्म पे किया जाता है। तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वन है एक्स, तो प्रेशर ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स, हाँ, प्रेशर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ स्मॉल एक्स, ऐसे प्रेशर ऑफ y टू द पावर ऑफ स्मॉल y अपॉन प्रेशर ऑफ a टू द पावर ऑफ स्मॉल a, ऐसे प्रेशर ऑफ b टू द पावर ऑफ स्मॉल b। सिंपल आ जाएगा। ये किसके टर्म पे आ गया, प्रेशर के टर्म। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर। तो मैंने दोनों को तो दिखा दिया, दोनों को डिफाइन तो कर दिया कि केसी क्या होता है, केपी क्या होता है। अब इसमें रिलेशन निकालना है। और मुझे एक छोटी सी बात बताऊँ, ध्यान से सुनना, रिलेशन निकालने का तरीका समझना। रिलेशन अगर मुझे निकालना है ना, मैं इनको लूँगा इस जरूरी। सबसे पहले बेसिक चीज़ अगर ये याद हो, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन में और मेरे को प्रेशर में रिलेशन चाहिए। कंसंट्रेशन में और प्रेशर में कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन, राइट। तो कंसंट्रेशन किस टर्म पे निकल रही है मेरी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे को कंसंट्रेशन का रिलेशन कहाँ मिल रहा है, वॉल्यूम में। अभी मेरे को लेकिन प्रेशर में नहीं मिला है। अब मेरे को कंसंट्रेशन रिलेशन मिला है वॉल्यूम पे, मेरे को चाहिए प्रेशर पे। तो तुम्हें क्या वॉल्यूम और प्रेशर में कोई रिलेशन पता है, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि इसमें ध्यान से दो, वॉल्यूम वाला टर्म भी है, प्रेशर वाला टर्म भी है और नंबर ऑफ मोल वाला टर्म भी होता है। तो कंसंट्रेशन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। और एक कौन सा कंसंट्रेशन होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी याद है, क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन पर यूनिट वॉल्यूम, तो होती है मोलैरिटी। ये समझना है। तो
पी वी इक्वल टू आर टी में अगर मैं प्रेशर की टर्म वॉल्यूम में निकालूँ तो पी इक्वल टू एन वी अपॉन आर टी हो जाएगा, और पी इक्वल टू एन वी को मैं कह देता हूँ कंसंट्रेशन सी आर टी, ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर यूनिट में कितना क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो P इक्वल टू सी आर टी, ये भी तो रिलेशन आता था, याद है तुम्हें, P इक्वल टू सी आर टी, इससे ज़्यादा सवाल आते थे। P इक्वल टू एन आर टी सवाल नहीं आते थे, P इक्वल टू सी आर टी से सवाल आते थे क्लास में, तुम्हें वो कंफ्यूज आती थी। तो P इक्वल टू सी आर टी होता है। अब देखो मैं प्रेशर का टर्म कंसंट्रेशन के टर्म पे हो चुका है क्या डिफाइन, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को ये प्रेशर के टर्म पे जहाँ जहाँ प्रेशर का टर्म है इसी तरह क्या बताना है, कंसंट्रेशन का टर्म। और ये कंसंट्रेशन किसकी होगी, जैसे यहाँ प्रेशर x का है तो कंसंट्रेशन किसकी होगी x की, यहाँ प्रेशर y का है तो कंसंट्रेशन किसकी होगी y की, यहाँ a का प्रेशर है तो a की कंसंट्रेशन, b का प्रेशर है तो b की कंसंट्रेशन। r और t जो r गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर पूरी सिस्टम के लिए एक ही रहेगा, तो r t तो कांस्टेंट है। तो अब मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो kp क्या आ जाएगा, kp इक्वल आ जाएगा px की जगह आ जाएगा cx rt की पावर स्मॉल x, ऐसे py की जगह आएगा cy rt की पावर स्मॉल y अपॉन पी ए की जगह आ जाएगा सी ए आर टी की पावर स्मॉल ए, और सी पी बी की जगह आ जाएगा सी बी आर टी की पावर स्मॉल बी। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये आर टी है ना इसको अलग करता हूँ, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सी एक्स की पावर एक्स, यहाँ बचेगा सी वाई की पावर वाई अपॉन यहाँ बचेगा सी ए की पावर ए, यहाँ बचेगा सी बी की पावर बी। बचा गया, ऊपर बचा आर टी की पावर, देखो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस वाई, और नीचे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आर टी की पावर ए प्लस डी हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 को देखो, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा कैसी है, तो इक्वेशन की पहली थी ना बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हेल्प से मैंने इस हिस्से को क्या कहते हैं केसी कह दिया। अब देखो जब बेस सेम होता है डिवाइड बाय पावर माइनस हो जाती है, तो आर टी की पावर क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको ध्यान देना क्या लिख सकते हैं, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर, ये क्या हिस्सा है, देखो क्या है ये एक्स प्लस वाई, क्या है एक्स प्लस वाई, मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट, ये तो है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, ए प्लस बी को, ए प्लस बी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट, और जब तुम ऐसे माइनस करते हो प्रोडक्ट के मोल्स को माइनस रिएक्टेंट के मोल से, इसी को तो कहते हैं डेल्टा एन, तो रिलेशन आ गया के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन आ चुका है। और जहाँ पे ये डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन होता है एक्स प्लस वाई नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड, तो ये आ चुका है डेरिवेशन। तो ये पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन के पी के सी, जो कि होता है के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, कई जगह डेल्टा एन जी लिखा होता है क्योंकि ये सिर्फ गैसेस मोल्स में, ये दोनों क्या होता है सिर्फ गैसियस मोल। अगर कोई सॉलिड है इधर, मान लो ये सॉलिड है तो ये बी नहीं आएगा इधर, सॉलिड के नहीं आते, सिर्फ गैस के मोल आते हैं, क्योंकि जो मोल वेरी करते हैं, गैस के मोल वेरी कर सकते हैं ना, जो मोल वेरी करते हैं उसकी ही टर्म यहाँ पे डेल्टा एन में आता है। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, ये हमारा रिलेशन आता है किसमें, के पी में और के सी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, डेरिवेशन में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्या हमेशा ही आता रहता है, के पी के सी में रिलेशन लो, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, अच्छी से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी से पढ़ लो, सही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बता दो। इस बार मेरे को लग रहा है कि एग्जाम पे ये डेरिवेशन आने वाला है, ज़्यादा लंबा थोड़ी है, इतना सही है। हमें क्या बोलना है, के सी निकालना है, फिर के पी निकालना है, फिर ये आइडियल गैस क्वेश्चन से पी इक्वल टू सी आर टी रखना है, बस फाइनल आंसर हमारा आ जाए। ठीक है, एक और रिलेशन आता है, वैसे वो रिलेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका डेरिवेशन नहीं है ना हमारे इसमें, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं उसका डेरिवेशन नहीं है, तो मैं वो रिलेशन खाली उसको लिखना है, खाली समझना है, तो उसको मैं लिखा देता हूँ यहीं पे, खाली उसके अलग अलग लेक्चर में क्या करें, उसका डेरिवेशन होता है तब मैं अलग लेक्चर में कराता, बट उसको खाली छोटा सा बस उसका टर्म है तो वो बस लिखा दें। हमें पता है क्या पता है, हमें जब लास्ट टाइम थर्मोडाइनमिक पढ़ा था, मैं बोलता हूँ ना हमेशा ये साइड जो इक्विलिब्रियम है, रेट कांस्टेंट है, तब काइनेटिक्स है, थर्मो, ये सब थर्मो के अंदर आती है। ठीक है, तो थर्मो में हमने पढ़ा था एक टर्म डेल्टा जी, फ्री एनर्जी का। तो एक छोटी चीज आती है कि रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फ्री एनर्जी के टर्म पे क्या रिलेशन है पूछा जाता है, क्या वो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और फ्री एनर्जी के टर्म पे क्या रिलेशन है। ये फ्री एनर्जी क्या है, ये फ्री एनर्जी है कि तुम्हारी
क्या डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो डेल्टा जी एक्चुअल में होता क्या है? डेल्टा जी एक्चुअल में क्या है? लोगों को कभी कभी समझता है कि फ्री एनर्जी होती क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस में से उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको तुम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर देते हो। हमें पता है ना कभी किसी सब्सटेंस में एनर्जी लेते हैं, उसमें वर्क हम करते हैं, तो बाकी कुछ एनर्जी हमें सिंक में भेजनी पड़ती है। बट हम गिब्स एनर्जी वो एनर्जी बताते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए जो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। जो यहाँ पे ये Q2 माइनस Q1 ये वो एनर्जी होती है गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब समझना इस गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है। डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये पहले 12th में बहुत सवाल आते थे इससे, और उसको डेरिवेशन भी होता था। इस बार डेरिवेशन नहीं है हमारे इसमें, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि डेल्टा जी और के में रिलेशन आता है। वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के। या इसको अगर मैं लॉग के टर्म में लिखूँ तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ये होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या मतलब होता है इसका। हमने क्यों रिलेशन लेके आए डेल्टा जी और क्यू में? मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, ये क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था मैं। ये भी बात कर रहे थे कि अगर के क्यूब की वैल्यू ज़्यादा हो गई कम हो गई तो रिएक्शन कहाँ को फॉरवर्ड होगी, रिएक्शन कहाँ को ज़्यादा प्रेफर करेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ये चीज़ की रिएक्शन इधर बताएगा, ये बताएगा तुम्हें। ध्यान से देखना। चलो मान लेते हैं इसकी बात करें तो मैं रिलेशन खाली लिखना थर्टी फाइव समझा। अगर बोलेगा कि द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगर 3 नंबर में आया तो क्या कर सकते हो, पहले फ्री एनर्जी को डिफाइन कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर दो, फिर ये रिलेशन दिखा दो, फिर ये दिखाओ क्या करोगे। अगर के की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 1 है, वही वाली बात, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो एल लॉग ग्रेटर देन 1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। हमें बताना ध्यान दो, लॉग 0 होता है, लॉग 1 होता है 0, लॉग 1 होता है 0। तो लॉग 1 से जितनी वैल्यू आएगी सारी पॉजिटिव आएगी, और लॉग 1 से छोटी वैल्यू मतलब 0.1 0.2 0.3 या माइनस की वैल्यू सारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो लॉग के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो लॉग देखा पॉजिटिव टर्म, टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, गैस क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, बट बाहर से माइनस लगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ज़्यादा, मतलब खुद से अगर आगे ज़्यादा है तो वैसा ऑब्वियस प्रोडक्ट का टर्म ज़्यादा डोमिनेट होगा, क्योंकि खुद से रिएक्शन आगे जाना प्रीफर कर रही है, तो स्पॉन्टेनियस है ना, तब प्रोडक्ट का टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। ये डायरेक्टली यहाँ से डिराइव होता है। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब लॉग के अंदर लेस देन 1 वैल्यू आती है, लॉग के अंदर अगर लेस देन 1 वैल्यू आती है तो भाई साहब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये माइनस और बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो उस टाइम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। राइट, तो अब रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अब रिएक्शन पीछे को आधा आना से आती है, तो इस टाइम पे रिएक्टेंट क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, रिएक्टेंट क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। और अगर के की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो गई है तो यहाँ पे डेल्टा जी हो जाएगा 0, क्योंकि लॉग 1 होता है 0, ये 0 ये 0 ये 0, तो डेल्टा जी 0, उस टाइम पे तुम्हारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम। किस कंडीशन में पहुंचेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहुंचेंगे। तो ये रिलेशन होता है ना, क्योंकि हम डेल्टा जी की वैल्यू से क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम निकालते थे, नहीं निकालते थे, तो रिलेशन में तो होना चाहिए कि डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वही रिलेशन आता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की। बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी तो तुम्हारी सवाल ज़्यादा आते नहीं, न्यूमेरिकल थोड़ी ज़्यादा आती है, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये वो रिलेशन आता है फ्री एनर्जी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो ये छोटा सा जो था इसमें डेरिवेशन नहीं था, इसलिए मैंने इसी में हाथ करा दिया। तो आज हमने सीखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिराइव करना, और रिप्लेस सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन गारंटी आता है, और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन निकालना। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।